A very good morning, everyone. So, in the last class, we have seen this program which prints the largest of three numbers, and the user gives some input of uh, first, second, and third number, and then using the if program, we decided that which number is the largest, and that number will be printed on the screen. This program was all about if statement, and we have already seen the flowchart, how that flowchart will work in the previous class. So in today's class, we would be looking at one more program, and this program is somewhat different than the other two. Let us see what this program deals with. It is a program that inputs three numbers and calculates two sums. क्या होने वाला है, यहाँ पर आप तीन नंबर्स यूज़र से इनपुट लोगे एंड वी विल बी प्रिंटिंग सम ऑफ दोज थ्री डिजिट्स. सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल जो हम समझ रहे हैं. यहाँ पर सम दो तरीके से कैलकुलेट करना है. यहाँ पर लिखा हुआ है टू सम्स. वी वुड बी कैलकुलेटिंग टू सम्स. द फर्स्ट सम विल बी एज द सम ऑफ ऑल इनपुट नंबर्स. मतलब जैसे कि मैं कोई भी तीन नंबर्स दे रहा हूँ तो उन तीनों नंबर्स का सम कैलकुलेट करना. दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये सम टू एज द सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स. इफ देर आर डुप्लीकेट नंबर्स इन द इनपुट, इग्नोर देम. मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास अगर डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं, थ्री डिजिट्स में से कोई एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो आपको उसको सम निकालने में काउंट नहीं करना है, और जो नॉन डुप्लीकेट वैल्यू है सिर्फ उसी का सम आपको कैलकुलेट करना है. तो इस तरीके से दो सम्स हम निकालने वाले हैं. देखो एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है. इनपुट ऑफ नंबर्स 2 3 4. 2 3 4 का सम क्या निकलेगा? तीनों यूनिक डिजिट्स हैं, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9. तो दोनों सम हमारे आने वाले हैं 9. इनपुट ऑफ 3 2 3, नेक्स्ट नंबर है 3 2 3. तो 3 रिपीट हो रहा है तो एक सम तो आएगा. 3 + 2 5, 5 + 3 8. दूसरा सम जो आएगा वो दूसरे सम में देखो 3 और 3 इग्नोर हो गया, तो सम आया 2. नेक्स्ट इनपुट में अपने 4 4 4 दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 4 4 का सम आया 12. और सम 2 जो है, सम 2 आया 0, क्योंकि तीनों की तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं. जब तीनों की तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पर सम में 0 ही आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं है, सारी की सारी रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, इसलिए वो वहाँ पर 0 सम प्रिंट कर रहा है. तो 12 और 0, दीज आर द टू सम्स विच दैट इज गोइंग टू प्रिंट. ऑलराइट, let us see the way of using this program. There are two ways which they have given us. We would be following the one which is easy for us to understand. Alright, तो ये जो सेकंड अल्टरनेटिव वे जो दिया हुआ है ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, इसको हम समझते हैं. सम 1 और सम 2 की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने मान ली 0. प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही हम उसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं, ताकि यहाँ पर अगर कुछ सम नहीं आता है, जैसे 4 4 4 था तो रिपीट तीनों ही नंबर्स रिपीट हो रहे थे. जब तीनों ही नंबर्स रिपीट हो रहे थे तो आंसर क्या आए? कुछ भी नहीं आ सकता ना वहाँ पर. तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आंसर आना चाहिए? तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 आना चाहिए. तो यहाँ पर हमने सम 1 सम 2 की वैल्यू को 0 अलॉट कर दिया प्रोग्राम के शुरू होने से पहले. अब हमने स्टार्ट किया नम 1 नम 2 और नम 3 का इनपुट लेना. तो तीनों इंटीजर नंबर्स हैं, तो इनपुट फंक्शन से इंटीजर नंबर्स का इनपुट ले लिया. नम 1 नम 2 नम 3 में आ गया. पहला सम जो है वो तो सबसे आसान, पहले सम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. सम 1 इज इक्वल्स टू नम 1 प्लस नम 2 प्लस नम 3, तीनों नंबर्स का टोटल. बट जो दूसरा सम निकालना है, सम 2 जो आपको निकालना है, वो कैसे निकालना है उसको समझते हैं. अगर नम 1, एक कंडीशन लगेगी. अभी हम इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, इफ एल्स, तो यहाँ पर वो इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा. आपने कंडीशन लगाई कि अगर नम 1 नम 2 के बराबर है, आपकी ये पहली कंडीशन है. अगर इसका आंसर आया ट्रू कि नम 1 इज इक्वल्स टू नम 2, तो अंदर एक और इफ स्टेटमेंट चेक होगा. क्या नम 3, ये वाला जो साइन होता है ये होता है नॉट इक्वल टू का. ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू का साइन.
इफ नम थ्री इज नॉट इक्वल्स टू नम वन। अब नम थ्री अगर नम वन के बराबर नहीं है, इसका मतलब समझो, नम वन और नम टू तो बराबर है ना। नम थ्री और नम वन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नम वन और नम टू तो एक ही नंबर है, पर नम थ्री जो है वो डिफरेंट नंबर है। ठीक है, समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो उसका, प्रोग्राम का लॉजिक समझना। नम वन और नम टू को पहले लॉजिक लगाया इन्होंने, पहले कंडीशन लगाई कि इफ़ नम वन इज इक्वल्स टू नम टू। पहले वो हमसे पूछ रहा है कि क्या नंबर वन नंबर टू के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तीनों इनपुट्स लिए हैं 4 4 और 4, तो आंसर समझना, नम वन नम टू के बराबर है, आपका आंसर आया ट्रू। ट्रू आया तो स्टेटमेंट अंदर आ गया, अंदर आ गया तो यहाँ पर आया क्या नम थ्री नम वन के इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वल है, हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉलो हुई नहीं। तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, मतलब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कहाँ चला गया, ये एल्स पार्ट पे चला गया। अब एल्स पार्ट पे चला गया तो एल्स पार्ट ने क्या देखा कि इफ नम वन इज इक्वल्स टू नम थ्री, क्या नम वन नम थ्री के बराबर है। हाँ है। जब नम वन नम थ्री के बराबर है तो आपका सम कितना आया, तो आपका सम आ गया नम टू। ठीक, तो इन्होंने सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो आपका सम हो जाएगा नम टू के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इफ़ एल्स स्टेटमेंट रन करना है। ठीक है, नम वन नम थ्री के बराबर है, नम वन नम टू के बराबर है, तो यहाँ पर सम वन की वैल्यू नम टू के बराबर हो जाएगी, मतलब एक ही नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया। ठीक, तो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नम वन और नम टू पे पहले कंडीशन लगा दी, नम वन इज इक्वल्स टू नम टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, नम वन और नम टू बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर वो अगली कंडीशन चेक करेगा कि क्या नम थ्री और नम वन बराबर नहीं है, और अगर आंसर आता है हाँ ट्रू, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नम वन और नम टू तो सेम डिजिट्स थी, तो ये तो इग्नोर हो गई। तो सम टू की वैल्यू क्या आ गई, तो सम टू की वैल्यू आ गई नम थ्री के बराबर, क्योंकि नम थ्री तो एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब समझना। एल्स अगर ये नहीं है कि नम वन नम टू के बराबर नहीं है, तो एल्स पे चले जाएगा, चेक किया जाएगा क्या नम वन नम थ्री के बराबर है। अब देखो, नंबर वन को दोनों से कंपेयर कर लिया, नंबर वन को पहले नंबर सेकंड से कंपेयर किया, अब नंबर वन को नंबर थर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, क्या नंबर वन नंबर थ्री के बराबर है। अगर आपने बोला हाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो नंबर थ्री के बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली सम की टू की वैल्यू आ जाएगी नम टू, क्योंकि नम वन और नम थ्री वन और थ्री बराबर हैं, तो बचा क्या टू, तो टू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक और एल्स कंडीशन, क्या नम टू नम थ्री के बराबर है। अगर नम टू नम थ्री के बराबर है, मतलब क्या हुआ, मतलब सम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी नम वन, क्योंकि नम टू और नम थ्री बराबर है, तो बचा क्या, तो नम वन बचा, तो नम वन हमारा वहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एल्स, अगर ये इनमें से ऊपर से कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी नंबर किसी के बराबर नहीं है, तो सिंपली क्या होने वाला है, तो सम वन की वैल्यू आने वाली है सम टू के बराबर, तो सम टू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री। तो इस तरीके का ये एक प्रोग्राम इन्होंने हमको यहाँ पर बनाकर बताया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, 2 3 4 अगर आप इनपुट देते हो तो 9 9 आएगा, 3 2 3 इनपुट देते हो तो 8 और 2 आएगा, 1 4 4 4 इनपुट देते हो तो 12 और 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसका आंसर 12 और 0 आया है। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाकर बताई है कि कैसे आप चेक कर सकते हो। पहले क्या कर दिया, नम वन को नम टू के बराबर रख के देखा कि अगर नम वन और नम टू बराबर है और नम थ्री नम टू के बराबर नहीं है, तो नम वन और नम टू तो एक जैसे थे, तो वो तो इग्नोर हो गए, तो आउटपुट क्या आ गया, सम टू की वैल्यू क्या आ गई, नम थ्री। फिर एल्स केस लगा दिया, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये तो कुछ भी नहीं रन होगा ना, फिर इतना पूरा तो हट जाएगा। पर अगर ये वाली कंडीशन सही नहीं हुई, इतनी कंडीशन सही नहीं हुई, तो क्या होगा, ये हो सकती है। तो क्या चेक हुआ, क्या नम वन नम थ्री के बराबर है। अगर नम वन नम थ्री के बराबर है तो डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है, नम टू आने वाला है, क्योंकि नंबर वन और नंबर थ्री तो सेम है, तो नम टू आपका आंसर आने वाला है। नहीं तो क्या नम टू नम थ्री के बराबर है। अगर आपने बोला हाँ नम टू नम थ्री के बराबर है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आएगा,
तो डेफिनेटली 2 और 3 बराबर है, तो बचा क्या 1, तो 1 हमारा आंसर आएगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं, तीनों नंबर यूनिक है, तो वो तो आपके सम 1 जैसा ही टोटल यहाँ पर निकलने वाला है। तो ये यहाँ पर एक प्रोग्राम इन्होंने बताया है। आगे बढ़ता है। एक कुछ फॉर्मेटिंग का वे है। आप लोग पाइथन का यूज़ करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो वो फॉर्मेटिंग करने का तरीका इन्होंने हमको बताया। और फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, तो एक फॉर्मेट फंक्शन दिया हुआ है। फॉर्मेटिंग कैसी, तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा है, कुछ स्पेस छूटा हुआ है, फिर HSN कोड लिखा हुआ है, फिर कुछ स्पेस छूटा हुआ है, फिर QTY लिखा है, फिर कुछ स्पेस छूटा है, यूनिट्स लिखा है, फिर रेट लिखा है, फिर अमाउंट लिखा है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब ये जहाँ से ये ऊपर की हेडिंग लिखी है उसी के नीचे से चालू हो रहा है। यहाँ पर भी HSN कोड लिखा है और उसके बाद ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है। QTY लिखा है, उसके बाद ये एक अलाइनमेंट में है, यूनिट्स लिखा है, फिर ये एक अलाइनमेंट में है, रेट लिखा है, ये एक अलाइनमेंट में है, और उसके बाद अमाउंट ये भी एक अलाइनमेंट में है। तो ये इतने हम कैसे याद रखें कितने नंबर ऑफ स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको ये सब कितने नंबर ऑफ स्पेसेस छोड़ना है या इस तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर इन लोगों के पास एक पाइथन में एक फॉर्मेट फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली, अगर आप इस तरीके का कुछ टेबल बनाना चाहते हो, है ना, ऐसा कुछ टेबल अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, तो इस तरीके के टेबल को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट फंक्शन। हम इस फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके हम पाइथन को और अच्छा लुक, मतलब कि एक टेबल के फॉर्म में डेटा अगर हमको एंटर करना है तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रिंग्स के साथ कैसे यूज़ करना है, स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है इसको हम समझते हैं। देखो, तो to bring the formatted result you need to format the text and data to be printed as per this format। तो वो जो डेटा आप वहाँ पर लिखना चाहते हो उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में, तो जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो पास करने पड़ेंगे, डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए वो लिखना पड़ेगा, और डॉट फॉर्मेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे जेल पेन, तो एक जेल पेन एक वैल्यू है जो आपने लिखी, उसके बाद जेल पेन लिखने के बाद ये आपका उसके बाद आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इन्होंने वैल्यू दी है 0:f। ये 0:f क्या है, इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ज़ीरो है यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो :f लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि f किसको डिनोट कर रहा है, फ्लोट को। तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब कौन सी, ज़ीरो की जगह कौन सी फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू आएगी जो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, 55। तो जेल पेन की वैल्यू आ जाएगी 55, बट 55 फ्लोट में था तो यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। बट पाइथन में कितने ज़ीरोज़ लगेंगे, ये पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट जितने रखता है ये उतने ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा लेगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल से एक चीज़ क्लियर हुई कि जब कभी आपको किसी फॉर्मेटिंग में डेटा लिखना होता है तो आप लोग इस तरीके से 0:f
और फिर जो भी IFS जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और डॉट फॉर्मेट फंक्शन लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम का, इस लाइन ऑफ कोड का आउटपुट ऐसा आएगा, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। कैसे? जेल पेन, तो जो हमारा टेक्स्ट था वो लिख दिया, कोलन का साइन हमको प्रिंट करना था तो कोलन का साइन भी हमने वहाँ पर लिख दिया। कोलन का साइन लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, इतनी पूरी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, मतलब ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होने वाली है, बट फॉर्मेट फंक्शन लगा हुआ है तो 0:f में फ्लोटिंग वैल्यू आएगी और 0 रिप्लेस हो जाएगा 55 से, और ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो डॉट लगा के 0000 यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जेल पेन 0:f था तो फॉर्मेट फंक्शन लगाकर यहाँ पर 55 आ गया था। नेक्स्ट कॉलम बनाना है आपको क्वांटिटी का, तो आप लिख दोगे QTY कोलन, अब 0 था अब लिख दोगे 1, और फिर कोलन लगा के जैसे आपने यहाँ पर दे दिया है D, तो यहाँ पर D जो है D डिनोट्स इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को डिनोट करता है D। तो आपने जैसे यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू दे दी 55,2। जब आप इस तरीके से वैल्यू देते हो 55,2, तो इसका मतलब हुआ कि जो 55 है वो आपके जेल पेन के 0 की वैल्यू हो जाएगी, और जो 2 है वो आपके क्वांटिटी के D1 की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया था, एक ही वैल्यू इनपुट करके बताई थी। नीचे वाला जो ये प्रोग्राम है इसमें दो वैल्यूज़ को एक साथ इनपुट करके बताया। तो दो वैल्यूज़ को एक साथ इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जो वैल्यूज़ को इनपुट करना है उसको लिख दिया। तो जैसे कि जेल पेन कोलन 0:f, इसका उसमें होता है ये करली ब्रैकेट में, तो ये करली ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर लिख दिया आपने QTY कोलन 1:D, और डॉट फॉर्मेट फंक्शन लगाकर उसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो पहला वाला तो ये फ्लोट था तो ऑटोमेटिकली 55.0000 लगा दिया। सेकेंड वाला D था, मतलब इंटीजर था, तो वहाँ पर 2.00 नहीं आया, सिंपली 2 यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। 4 तरीके की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, D, F, S और E, है ना। एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो E, स्ट्रिंग है तो S, F है तो फ्लोट, और D है तो इंटीजर। इस तरीके से वैल्यूज़ हम इनपुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इन्होंने लिख कर बताया हुआ है, तो 0: वैल्यू लिखी हुई है। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेट कोड्स, इफ़ यू वांट टू प्रिंट 123.456 सो गिव यू द फॉर्मेट कोड एज। अगर आपको ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, तो जैसे इन्होंने 0:7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखो एक नई चीज़ करके बताई है। यहाँ पर 0:, क्योंकि ये 0 मतलब पहला हमारा कॉलम बन रहा है तो 0। अब यहाँ पर F नहीं लिखा उन्होंने, यहाँ पर F लिखने की बजाय इन्होंने लिखा है 7.3F। इसका मतलब समझना कि 7.3F क्या है। ये 7.3F का मतलब ये है कि टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक, और इन 7 कैरेक्टर्स में से 7.3 डेसिमल के बाद 3 आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ये बताती है, 7.3 ये बताती है कि टोटल 7 डिजिट्स होंगी और उसमें से डेसिमल के बाद 3 होंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये एक वैल्यू है 1 2 3.4 5 6। तो इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं? तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये डॉट खुद, तो ये होगी हमारी सेवेंथ वैल्यू। तो टोटल है 7 वैल्यूज़। 7 वैल्यूज़ है और डेसिमल के बाद कितनी चाहिए? 3। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से लिखोगे तो वैल्यू की वैल्यू क्या आने वाली है? तो वैल्यू का आंसर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1 2 3.4 5 6, क्योंकि ये 7 डिजिट की एक फ्लोट वैल्यू है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का आउटपुट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मुझे आंसर प्रिंट करना है 12.359, ऐसा आंसर मुझे अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? और जैसे कि कोई भी कॉलम है, ये मेरा नेम कॉलम है और नेम कॉलम में मुझे यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, तो ये मेरा करली ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये मेरा 0 और इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करना है। तो कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। और डेसिमल के बाद कितनी है? तो डेसिमल के बाद 3 है, तो 6.3 और फ्लोट है तो f, तो 6.3f ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं 6.3f लिखूंगा तो मेरा आंसर प्रिंट होगा 12.356, जो भी मैंने नंबर वहाँ पर लिखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल को क्लियरली इन्होंने समझाया हुआ है। तो आप 0.0:7.3f का मतलब ये होता है कि टोटल 7 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 3। तो डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के पहले 3 है और डेसिमल खुद मतलब 7 डिजिट्स हो गई। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर यहाँ पर जो आपको डिजिट वहाँ पर प्रिंट करनी है उसको आपको फॉर्मेट फंक्शन के अंदर देना पड़ता है। एक दो एग्जाम्पल्स को और देखकर समझते हैं। वैल्यू फंक्शन आपने लगाया और यहाँ पे दे दिया 0:7.2f, मतलब क्या होगा? टोटल डिजिट्स होंगी 7, डेसिमल के बाद होंगी 2। ठीक है, टोटल डिजिट्स होंगी 7, डेसिमल के बाद होंगी 2। तो आपका डेसिमल के पहले कितनी होगी? 1 2 3, ये 4 5 6 7। डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स आने की हमारे पास मतलब कि कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्वेश्चन है कि हम 4 डिजिट्स पहले ला सकते हैं। तो देखो इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 डिजिट डेसिमल के पहले। 0.2f लगा हुआ है, मतलब डेसिमल के बाद ये 2 वैल्यूज़ और डेसिमल खुद। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 कैरेक्टर्स का हो गया। उसमें से 4 डेसिमल के पहले है 0 1 2 3, तो 0 हट जाएगा, 0 इग्नोर हो जाएगा, तो 1 2 3.46। तो इस तरीके से आंसर आएगा। अगला देखते हैं 0:9.2f। 9.2f भी अगर बोल रहे हो तो डेसिमल के पहले आपके पास कितनी गुंजाइश है? तो 6 कैरेक्टर्स की गुंजाइश है, क्योंकि डेसिमल और 2 तो हट गई, तो 1 2 3 वैल्यूज़ तो हट गई। 6 में से 9 में से 3 गया तो बचा 6, मतलब आपके पास टोटल 6 डिजिट्स आगे रखने की छूट है। आपने वैल्यू डाली 1 2 3.456, तो आपका 1 2 3.456 में से 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के पहले, डेसिमल खुद 7 8 9। तो यहाँ पर 4 5 6 को उसने राउंड कर दिया और 456 को ले लिया 460, मतलब 4 6 राउंड करके यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से उसको प्रिंट कर दिया है। तो ये होता है फॉर्मेट फंक्शन। आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं। जहाँ पर हम ये 0 और 1 इस तरीके से वैल्यूज़ लिख रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स भी डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जेल पेन प्राइस थी तो PR:7.2f ले लिया। क्वांटिटी के लिए 1 ना लेके इन्होंने QT:4D ले लिया, मतलब कि 4 डिजिट्स का एक इंटीजर वैल्यू, और उसमें फॉर्मेट फंक्शन लगाकर दोनों की वैल्यू दे दी। तो PR में क्या डालना है? तो PR=55 डाल दिया, और QT में क्या डालना है? तो QT=2 डाल दिया। तो इस तरीके से आप खुद
मतलब अगर चाहो तो आप खुद भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 1 लिख रहे हो तो ठीक है, लिख लिख सकते हो। पर अगर आप चाहो कि 0 और 1 ना लिख के आप अगर उधर वहाँ पर कुछ आपके कुछ कीवर्ड्स लिखना चाहते हो तो वो भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो ये एक बात। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखने का अलाइनमेंट भी सेट किया जा सकता है। तो जहाँ पर आप PR:, जैसे कि इस एग्जांपल को ले तो PR:7.2F लिख रहे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होना होता है वो उस तरीके से अलाइन हो जाता है। पर अगर आप यहाँ पर ये जो कोलन का साइन लगा है उसके बाद ऐसा साइन लगा दें, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगा दें, तो राइट साइड में अलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट। अगर ऐसा साइन लगा दें तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। ठीक, कहाँ गया, हाँ ये देखो, यहाँ पर ये राइट साइड में अलाइंड है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में अलाइंड है, दिख रहा है। ये 0 0 0 और 5 ये एक के नीचे एक है। यहाँ पर देखो ये पीसेस का P और डजन्स का D एक लाइन में, मतलब ये लेफ्ट अलाइंड है और ये राइट अलाइंड है। ठीक है, ये भी राइट अलाइंड है, ये भी राइट अलाइंड है, राइट अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है उसको। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है, ये भी राइट अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है। तो अलग अलग अलाइनमेंट्स में टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो जब कभी आपको लेफ्ट अलाइनमेंट पे किसी चीज़ को शो करना है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट को शो करने के लिए आपको ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, तो और राइट अलाइनमेंट को शो करने के लिए ये वाला साइन लगाना होगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर इन्होंने लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट लगा के बताया है। तो जैसे कि इस पे लगाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्पेस छूटी है और वो राइट में अलाइन हो गया। यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट लगाया था तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में देखो ये एग्जैक्टली उसके पास लिखा गया और कुछ स्पेस छूटा हुआ है, फिर कुछ साइन बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उतने स्पेसेस छोड़कर, कुछ स्पेसेस छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर 10.2 था तो टोटल 10 डिजिट्स थी, तो डेसिमल के पहले 7 डिजिट्स की छूट थी ना, तो ये 7 डिजिट्स का स्पेस यहाँ पर छूटा हुआ है। सिमिलरली QT कितने का था, तो ये 6 डिजिट्स का था, तो यहाँ पर आपने सिंगल डिजिट है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 2 ऐसा लिखा हुआ है। अब 0 0 0 0 0 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 तो आपने 0 0 इग्नोर हो गया, 2 लिख दिया, बचा क्या, तो बचे 5 स्पेस, 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्पेस का स्पेस यहाँ पर छूट गया। और फिर जो भी साइन लगाना था वो साइन यहाँ पर, जैसे ये लगा हुआ है ना, तो ये साइन यहाँ पर एज इट इज़ लगा हुआ आ गया। इतनी स्पेस इसलिए छूटी है क्योंकि ये 6 डिजिट का टेक्स्ट है और आपने उसमें से एक ही डिजिट ऑक्यूपाई कर रखी है, तो बची हुई डिजिट्स को वो ब्लैंक रखेगा, तो उसको स्पेस तो वो छोड़ेगा, वहाँ पर जगह उसकी छोड़ दी जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस साइड प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल पेएबल अमाउंट आफ्टर सेल्स डिस्काउंट विच इज़ 10% अप टू सेल्स अमाउंट ऑफ 20,000 एंड 17.5% ऑन अमाउंट्स अबव दैट। ठीक, 20,000 तक की अगर कोई सेल करता है तो उसको आपको 10% का डिस्काउंट देना है। अगर वो उससे ज़्यादा का सेल करता है तो उसको आपको 17.5% का डिस्काउंट देना है। देयर इज सेल टैक्स पेएबल इन रेंज ऑफ 5 से 12% एट द डिस्काउंटेड प्राइस। और इन डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है। चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सेल्स अमाउंट यूज़र ही बताएगा कि मैंने कितने की सेलिंग करी। ठीक है, तो यूज़र ने कुछ अमाउंट डाला। अब यूज़र का अमाउंट अगर 20,000 से कम है तो आपको ही पता है डिस्काउंट कितना देना है, तो डिस्काउंट रेट 10% का देना है। नहीं तो कितने का देना है, 10% नहीं देना मतलब कितने का देना है, पक्का है कि उसकी वैल्यू 20,000 से बड़ी है, 20,000 से छोटी होती तो 10% का देते। अब अगर वो एल्स पे आ चुका है, मतलब वो 20,000 से बड़ी वैल्यू, तो आपको कितने का डिस्काउंट देना है, उसको 17.5% का डिस्काउंट देना है। ठीक, अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है तो ये तो आपको ही पता होगा। आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, ठीक है, उस 100 रुपये की चीज़ पे अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिला है तो 100 रुपये की चीज़ में मल्टीप्लाई होगा
जो भी आपका डिस्काउंट का रेट है तो कितना था, 10 था, 10% का डिस्काउंट बोला था, और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 10। तो 100 में से 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, आपको कितने पे करना है, 90 रुपये पे करना है। 10% का डिस्काउंट हुआ है वहाँ पर, है ना। तो ये देखो, ये इधर आपने डिस्काउंट की बात कर ली, और डिस्काउंट क्या होता है तो यहाँ पर इन्होंने लिख के बताया हुआ है, जो मैंने अभी किया ना वो चीज़ यहाँ लिख के बताई है। सेल्स अमाउंट मतलब प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे कि 20,000 ही था समझ लो, तो 20,000 इंटू 10/100, तो 20,000 का 10/100 कितना हुआ, 2,000। तो मुझे 20,000 पे 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे कितना मेरे पास अमाउंट बचा, तो 18,000 बचा कि नहीं, 2,000 कम हो गया, है ना। तो डिस्काउंट देकर मुझे टोटल कितना 18,000 बचेगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर करके बताया है। इतना हमको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये हैश लगा हुआ है, हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक कमेंट है। कमेंट है तो ये यूज़र रीडेबल है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, ये यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, तो ये लाइन काम की नहीं है। बस इसमें ये लिखा हुआ है, बताया है कैलकुलेट क्या करना है, अब डिस्काउंट, टैक्स कितना पेएबल है और नेट पेएबल अमाउंट कितना है। तो अब देखो डिस्काउंट क्या होता है, ये तो हमको पता चल गया भैया कि सेल्स अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट, ये चीज़ हमने लिख ली। अब आफ्टर डिस्काउंट एक नया वेरिएबल इन्होंने ले लिया, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ेगी, तो सेल्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आई थी मेरी उस समय, अभी जब मैंने कैलकुलेट किया था 10 आई थी, सेल्स अमाउंट थी 100, 100 में से 10 गया तो मेरे पास बचा 90, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू आ गई, है ना। तो आफ्टर डिस्काउंट में क्या होता है, अमाउंट निकल के आ जाती है कि कितना आपको पे करना है। अब कितना आपको पे करना है ये अमाउंट भी निकल आया। अब आपसे पूछा सेल्स टैक्स का रेट, तो यूज़र ने सेल्स टैक्स का रेट 5 से 12% के बीच में डालना है। अब वो जितना भी परसेंट डाले तो वो कितने पे लगेगा, जो 90 रुपये आप पे करने वाले थे उस 90 रुपये पे ये सेल्स टैक्स लग जाएगा। जैसे मैंने डाला 6%, तो 6% तो मतलब 6/100, तो ये मेरे पे टैक्स लग गया, 0 से 0 कट जाएगा, 6 9 से 54, 54/10 मतलब 5.4 रुपीज़ का टैक्स मुझे और देना पड़ेगा। तो 5.4 रुपीज़ का जो सेल्स टैक्स है वो भी मतलब कि वो तो टैक्स था, तो वो भी वहाँ पर मुझे मिल गया, 5.4 एक वैल्यू आ गई। तो नेट पेएबल अमाउंट क्या है, तो नेट पेएबल अमाउंट मेरी कितनी हो गई, जितना मेरा 90 रुपये था, और अच्छा सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया ये। तो आप लोगों के पास कितना बचा, 5.4 अगर मैं माइनस करूँगा तो समथिंग 84.6 बचेगा। तो 84.6 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। 32,100, ठीक है, 32,100 यूज़र ने क्या डाला, यूज़र ने 32,100 रुपये का सेल्स अमाउंट डाला, सेल्स टैक्स रेट डालने का बोला तो 6.5% डाला, परचेज अमाउंट कितनी हुई मतलब आपकी 32,100, डिस्काउंट कितने का ऑफ़र किया आपको, 17,500 का, 17,500 का जब डिस्काउंट ऑफ़र किया तो कितना डिस्काउंट आया, 5,600, सेल्स टैक्स कितना हुआ आपका 1,721, तो 1,721 और 5,600 ये दोनों मिलकर आपके यहाँ पर माइनस हो गए 32,100 में से, तो आपके पास जो अमाउंट पेएबल बचा वो बचा 24,761 पॉइंट समथिंग 1375। ठीक है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है जो हमको पे करना है। ठीक है, पे करने के लिए यहाँ पर क्या, परचेज अमाउंट और जो भी आपका सेल्स अमाउंट आया वो, प्राइस डिस्काउंटेड ऑफर्ड एट और डिस्काउंट रेट जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पर, और परसेंटेज एज इट इज़ और डिस्काउंट की वैल्यू सिमिलरली फॉर सेल्स टैक्स, और नेट पेएबल अमाउंट आपका प्रिंट हो जाएगा। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम वंस अगेन एंड आस्क योर डाउट्स इफ़ यू हैव रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम समझना पड़ेगा। ये कैसे क्या किया है इन्होंने, इसका लॉजिक अगर क्लियर हो जाता है तो आई थिंक कि ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये ऐसा एक इनवॉइस प्रिंट करना बताया हुआ है, तो ये इनवॉइस प्रिंट करना हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए आप लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझना कि ये प्रोग्राम क्या है। ठीक है,
ये प्रोग्राम ज़रूरी है समझना। इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को आता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछें। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।